स्टार्ट करते हैं बेटा आज से हम लोग इकोनॉमिक्स। एकदम पहली क्लास से बता रहा हूं, फ्रेश क्लास से, दिमाग ध्यान से समझना। ऐसे ही स्लाइड के माध्यम से क्या करेंगे हम लोग, इकोनॉमिक्स खत्म करेंगे, ताकि मैं लिखना कम पड़े तो आपको बता ज्यादा सकूं। फिर बहुत सारी विभूतियों के चेहरे से भी क्या होगी, तो आपकी मुलाकात होगी। बात समझ में आ रही? चालू चल रहा है वीडियो? अरे चलो ठीक, देखा करो यार, थोड़ा वीडियो को भी कमेंट किया करो, है ना। चलो ध्यान से सुनना बेटा। सर यहां पर दिया हुआ है अर्थशास्त्र का समान परिचय। अर्थशास्त्र है क्या? तो अर्थ का मतलब होता है पैसा, धन, और शास्त्र का मतलब होता है विज्ञान। तो धन का विज्ञान है हमारा अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स। इतिहास में हमारे पास चाणक्य हुए, उनकी किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र है। पर याद रहे वो आदमी चाणक्य था, किताब का नाम लिखा था अर्थशास्त्र, लेकिन उसके कंटेंट थे पूरे राजनीति वाले। क्या थे? राजनीति वाले, कूटनीति वाले। इत्तेफाक से उसकी किताब का नाम क्या था? उनकी किताब का नाम अर्थशास्त्र था। धन का विज्ञान, पर धन का विज्ञान नहीं था, उसके अंदर क्या था? तो कूटनीति थी। इस बात को याद रखना। और राजनीति के बारे में वर्णन था। ये धन या संपत्ति का विज्ञान होता है। मूल अवधारणा, इस प्रकार अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ संपत्ति का शास्त्र या धन का अध्ययन या धन का विज्ञान है। मेन एम क्या है सर? यह वह शास्त्र है जिसमें धनोपार्जन, धन का रक्षण तथा वृद्धि का विधान तथा इस सिद्धांतों की विवेचना की जाती है। धन कैसे कमाया जाता है, कैसे उसका संरक्षण किया जाता है और कैसे उसको बचाया जाता है, उसके बारे में वर्णन होता है। मैं आपको पूरा 12th 11th या कॉमर्स का इकोनॉमिक नहीं पढ़ाऊंगा। मैं आपको इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊंगा सर, कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं, कैसे कैसे हमारी चीजें काम करती है। वहां पे अपने को नहीं जाना कि 10th 12th का निकाल के पढ़ रहे हैं। आगे आते हैं, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? तो पूछता है सर अंग्रेजी रूपांतरण। अर्थशास्त्र अंग्रेजी शब्द इकोनॉमिक्स का हिंदी रूपांतरण है। मूल शब्द आया कहां से? इकोनॉमिक्स शब्द का ग्रीक भाषा, ग्रीक वर्ड ओइकोस प्लस नेमिन से क्या हुआ है? मिला हुआ है। कौन से शब्द से? ग्रीक वर्ड से ओइकोस प्लस नेमिन से क्या बना बेटा? वो इकोनॉमिक्स बना हुआ है। घरेलू प्रबंधन, इसका शाब्दिक तात्पर्य है घरेलू जरूरत की चीजों का प्रबंधन। जो हमारे घरेलू चीजें होती है, सामान, राशन पानी, खाना पीना, हमारा घर, खेती बाड़ी, जिसका भी हम लोग लेन देन कर सकते हो, सब किसका पार्ट होता है? इकोनॉमिक्स का। ये जो विभूति हमको दिखाई दे रहे हैं, द भारत के द ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी। कौन है ये? दादा भाई नौरोजी है। भारत के, समझ लो सर, हमारे जो मॉडर्न इकोनॉमी है, भारत के जनक कौन माने जाएंगे? तो ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी माने जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र, मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक कौन है, इनके बारे में जानेंगे। आधुनिक अर्थशास्त्र की शुरुआत 1776 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? 1776। इसके पहले का जो इकोनॉमी है बेटा, हमारे पास एशियंट इकोनॉमी है। 1776 के बाद जो इकोनॉमी में परिवर्तन आया, क्यों? पूरे विश्व में क्या हुई? औद्योगिक क्रांति प्रारंभ हुई। कौन सी क्रांति? औद्योगिक, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हुआ, जिसके कारण व्यापार के बाद चीजों का उत्पादन, इन सब के बारे में क्या हुआ? तो परिवर्तन आया। उसके बाद के इकोनॉमी क्या कहा जाता है? तो मॉडर्न इकोनॉमी कहा जाता है। क्लियर है ये? चलिए, इसके प्रारंभकर्ता कौन थे? तो इसके प्रारंभकर्ता स्कॉटलैंड, याद रखिएगा, स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री थे, उनका नाम था एडम स्मिथ। क्या नाम था उनका? एडम स्मिथ। तो पूछेगा सर कि मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पिता कौन है? तो एडम स्मिथ। पूछता है बेटा फिजिक्स के पिता कौन है? तो न्यूटन। इतिहास के पिता कौन है? तो हेरोडोटस। ऐसे करके पूछता है अपने को। तो सर मॉडर्न इकोनॉमिक्स के पिता कौन थे बेटा? एडम स्मिथ। कौन से देश के थे? स्कॉटलैंड के। सर जन्म कब हुआ? तो 1723 से लेकर 1790 के बीच में रहा, और 1776 में इन्होंने परिभाषा दी थी। किसकी? तो मॉडर्न इकोनॉमिक्स की परिभाषा दी थी। याद रहे कौन थे? एडम स्मिथ। जनक की उपाधि मिली इनको, कौन सी उपाधि मिली? मॉडर्न इकोनॉमिक्स, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। प्रसिद्ध पुस्तक, मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है भाई, किसकी? तो सर एडम स्मिथ की, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो आपको सर बस इतना याद रखना है, बस इतना। हमको पूरा हाथी ढोने की आवश्यकता नहीं है। हम जानवर का पूंछ देखकर भी बता सकते हैं
कि ये पूछ हाथी का है, लोमड़ी का है कि चूहे का है। तो इस पूरी किताब की पूछ क्या है बेटा? वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किताब किसकी है? तो एडम स्मिथ की है। बात समझ में आ रही है? बस कितना याद रखना? वेल्थ ऑफ नेशन एडम, क्योंकि पूरा तो याद रहेगा नहीं, सिर्फ क्या रखोगे? वेल्थ ऑफ नेशन। एडम स्मिथ के विचार, अर्थशास्त्र का संबंध राष्ट्रों की संपत्ति के स्वरूप तथा उनके कारणों की खोज से है, अर्थात अर्थशास्त्र क्या है बेटा? धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? तो धन का विज्ञान है। किसने बताया था? एडम स्मिथ ने बताया था। इसके बाद के जो कंटेंट है, भारत में आर्थिक नियोजन का इतिहास। हमारे देश में जो भारत को स्टैब्लिश करने के लिए जो बड़े बड़े रिफॉर्म्स आए, उनके इतिहास के बारे में। यही क्वेश्चन व्यापम के मंडी निरीक्षक के पेपर में भी आया था। ये जितने रिफॉर्म्स हुए हैं ना बेटा, जितने रिफॉर्म्स, इनको बोला गया सर कि क्रम से जमाइए, उनके आने के क्रम में क्या कीजिए? इसको जमाइए। यही बात हो रखी थी इसमें। तो सबसे पहला जो माना जाता है बेटा, वो है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। भारत के लिए एक इकोनॉमी बनानी है जो प्लान वे में होनी चाहिए। आज हमारी इकोनॉमी क्या है? प्लान वे में है। किस एरिया में कितना पैसा खर्चा करना है, भारत के अंदर कितना इंपोर्ट किया जाएगा, कितना एक्सपोर्ट किया जाएगा, किस चीज पे हम काम करें कि भारत का एक्सपोर्ट बढ़ जाए, कृषि के सेक्टर में कितना पैसा जा रहा है, वहां से कितना रिवेन्यू आ रहा है, सब कुछ क्या है? सिमुलेटेड। एक एक रुपए का क्या होता है? हिसाब किताब होता है। बात समझ में आ रही है? और उनका हिसाब किताब रखने वाली संस्थाएं भी है, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो इससे पहले सर ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कितनी जनसंख्या, कोई मतलब नहीं है। जिसको जहां मन कर रहा पैसा लगा रहा, कमा रहा, धमा रहा है। तो उससे देश के ग्रोथ के बारे में जानकारी लगाना क्या होता है? काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। बात समझ में आई सर? तो यहां पर क्या आते हैं हमारे पास? सबसे पहले प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। इस पुस्तक में MA विश्वेश्वरैया ने 10 वर्षीय योजना क्या की थी? प्रकाशन की थी। किसी भी देश को चलाने के लिए अलग अलग प्लान होता है। भारत में जब आजाद हुआ भारत, तो हमारे देश को चलाने के लिए ली गई थी पंचवर्षीय योजना। रशिया से लिया गया था, पंचवर्षीय योजना का प्लान लिया गया था। हिरार-डोमार मॉडल था उसमें। और उस समय क्राइटेरिया तय होता था कि भारत के इकोनॉमी का, हमारे GDP का क्या होगा? एक टारगेट डिसाइड करेंगे, इंडस्ट्रियल ग्रोथ या फिर एग्रीकल्चर ग्रोथ। और 5 साल तक हम पूरा पैसा किस में फूकेंगे? अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ लिया तो सिर्फ इंडस्ट्री में। मैक्सिमम जो हमारे GDP का हिस्सा होगा वो कहां जाएगा? इंडस्ट्री में। और 5 सालों में क्या होगी? इंडस्ट्री का एरिया क्या कर जाएगा? बूस्ट कर जाएगा। 5 साल तक अगर किसी एरिया में आप फोकस करोगे, वो एरिया अच्छा नहीं होगा जी? बिल्कुल हो जाएगा। जब इंडस्ट्री बढ़िया हो जाएगी सर, फिर फोकस चेंज करो। कहां करो सर? तो एक्सपोर्ट में। 5 साल तक सिर्फ एक्सपोर्ट पे ध्यान दिया, भारत एक्सपोर्ट में क्या हो जाएगा? आगे बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट अच्छा हो गया, इंडस्ट्री हो गई, फिर 5 साल फोकस करो किसमें? कृषि में। अब खेती को अच्छा कर दो। बात समझ में आ रही है? ऐसे करके 5 ईयर प्लान बनता था। भारत में हमारे पास सर ऐसा है कि 2015 तक योजना आयोग चला, और हमारे पास 12वीं योजना आयोग थी जो पंचवर्षीय योजना चली। उसके बाद मोदी जी आए और चेंज कर दिए। योजना आयोग की जगह बना दिया नीति आयोग। उसका फुल फॉर्म था नीति आयोग का NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब भारत में 5 साल के लिए कोई टारगेट तय नहीं होता। क्यों भाई? पिछले 70 सालों में हम लोगों ने क्या किया? 5-5 साल का टारगेट करके हर सेक्टर को बूस्ट कर लिया। अब क्या है सर? सभी सेक्टर पे ध्यान दो। तो अब क्या बनाई गई? नीति आयोग। जो नई चैलेंजेस आएगा, 5 साल तक एक ही चीज के पीछे नहीं भागेंगे, हर साल नए नए एम डिसाइड करेंगे, काम करेंगे और बूस्ट करेंगे। आपको पता है जो पहला हमारे पास पंचवर्षीय योजना था वो कृषि पर आधारित था। खेती को क्या करो? बूस्ट करो। दूसरा क्या था बेटा? इंडस्ट्रियल वाला। अब इंडस्ट्रियल फायदा क्या हुआ? दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या बना? भिलाई स्टील प्लांट, बोका, फिर उसका क्या बोलते हैं आपको, राउरकेला का प्लांट, और पश्चिम बंगाल का जो प्लांट है ना, ये 3 प्लांट किसमें बने हैं? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। क्यों? क्योंकि इसमें फोकस क्या था? टारगेट क्या था? इंडस्ट्रियल ग्रोथ। पूरा पैसा कहां फूक दिया हम लोग? इंडस्ट्री में। रिजल्ट भी मिला भाई, 3 बड़े बड़े प्लांट मिले। जब तीसरा आया तो उसमें कृषि और इंडस्ट्री दोनों को ध्यान दिया, उसमें ही बने। बोकारो का बना, विशाखापट्टनम के जो प्लांट बने किससे बने? तृतीय पंचवर्षीय योजना बने। तो पहले 5-5 साल का टारगेट डिसाइड करते थे, लेकिन अब सारे टारगेट अगर अचीव हो गए हैं तो बेटा अब किसी को छोड़ नहीं सकते। तो क्या बना दिए मोदी जी? नीति आयोग।
अब वो क्या करता है, हर एरिया को ध्यान में रखता है कि किसी का ग्रोथ रुकना नहीं चाहिए। तो ऐसे ही जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों के टाइम पे भारत में इंडस्ट्रियल ग्रोथ लाने के लिए और सब कुछ सिमुलाइज करने के लिए क्या किया गया, तो पहली प्लान इकोनॉमी तैयार की गई, उसका नाम था प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया 1934। इसको लाने वाले कौन थे, M.A. विश्वेश्वरैया। कितनी योजनाएं थी जी, 10 वर्ष की, कि एक एरिया को पकड़ना है, 10 साल तक फोकस करना है, उसको बढ़िया कर देना है करके। दूसरा क्या है बेटा हमारे पास, बॉम्बे प्लान। कौन सा प्लान आया, बॉम्बे प्लान 1944। यह योजना लाने वाले कौन थे, आरदेशिर दलाल की अध्यक्षता में 8 उद्योगपतियों के द्वारा तैयार की गई थी। पहली परियोजना विश्वेश्वरैया प्लान इकोनॉमी, दूसरा कौन सा है, बॉम्बे प्लान 1944। मैं क्यों बोल रहा हूं सर, लाइन से याद रखना, मंडी इंस्पेक्टर में लाइन से पूछा और यही स्लाइड उठाकर ही पूछ दिया है सीधा सीधा, बात समझ में आ रही है। तीसरा सर योजना हमारे पास, अब जरूरी सर की योजना लागू भी की गई, आई थी 1944 में, बोले कि नहीं भाई योजना क्या आएगी, गांधीवादी योजना। लेकिन गांधीवादी योजना से पहले क्या आया था, बॉम्बे प्लान। तो प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, उसके बाद बॉम्बे प्लान, उसके बाद गांधीवादी योजना 1944। इस योजना को श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया। फिर सर आता है हमारे पास नेक्स्ट जनता प्लान, पीपुल्स प्लान। पीपुल्स मतलब जनता, ये आई 1944 में। यह योजना M.N. राय के द्वारा, किसकी आई थी, M.N. राय के द्वारा। और आखिरी वाली योजना थी बेटा सर्वोदय योजना, कब आई, 1950 में। इस योजना की शुरुआत जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा की गई थी। सुपेला में देखिए अंडरब्रिज को क्रॉस करते हो तो एक चौक है, उसका नाम क्या है, जेपी चौक। जेपी मतलब जयप्रकाश नारायण चौक। किसी को नाम पता था तो बस खाली बस सवेरे टहलने गए और सुपेला से घूम के आ गए। उस चौक का नाम क्या है, जेपी चौक। जेपी मतलब किनकी मूर्ति है, वो जयप्रकाश नारायण की। बात समझ में आ रही है। तो बेटा जयप्रकाश नारायण योजना आई। तो पहला प्लान इकोनॉमी, बॉम्बे प्लान, गांधीवादी योजना, जनता प्लान और उसके बाद सर्वोदय योजना। ये हमारे प्लान थे। इनको लाइन से याद कर लेना भाई, पेपर में इसी को क्या करेगा, सिमुलेट कराएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए यहीं से आते हैं क्रोनोलॉजी क्वेश्चन। अब इकोनॉमिक्स की कुछ बड़ी पुस्तकों के बारे में बात कर लेते हैं सर, कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री और उनके पुस्तक के बारे में क्या होगी, इसमें बात होगी। तो सबसे मेन जो हमारे मॉडर्न इकोनॉमिक के पिता है वो कौन है, एडम स्मिथ। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन। बताया था ना सर कि पूरा हाथी नहीं पकड़ना है, पूछ पकड़िए आप आगे बढ़ जाएंगे। दूसरे हमारे पास कौन थे बेटा, अल्फ्रेड मार्शल, बहुत बड़े इकोनॉमिक, नाम क्या था उनका, अल्फ्रेड मार्शल। इनकी किताब का नाम क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या नाम था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज हम लोग सिर्फ क्या जान रहे हैं सर, तो सिर्फ और सिर्फ कि एक्चुअल में इकोनॉमिक है क्या, उनसे जुड़ी हुई किताबें। पूरा इकोनॉमी हम लोग आज ही नहीं जान देंगे, धीरे 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 क्या करेंगे, एंटर करेंगे। दूसरा हमारे पास आते हैं प्रोफेसर रॉबिन्स। पुस्तक क्या है, एन इजी ऑन द नेचर एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। तो आपको बस इतना पढ़ लेना है सर, इकोनॉमिक साइंस नामक पुस्तक किसकी है, पुस्तक प्रोफेसर रॉबिन्स की। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स अल्फ्रेड मार्शल की। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की। क्लियर है ये। उसके बाद J.M. किन्स, इनकी पुस्तक का नाम क्या है, द थ्योरी ऑफ इनकम इम्प्लीमेंट एंड इंटरेस्ट। याद रखोगे सर, इनकम इम्प्लीमेंट एंड इंटरेस्ट। ये पुस्तक किसकी थी, तो M.A. किन्स की। उसके बाद अन्य भी पुस्तकें, उसको उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास कौन है, ये मिस्टर एडम स्मिथ। और इनकी किताब का नाम क्या था, द वेल्थ ऑफ नेशन। वो कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ये कौन है, एडम स्मिथ है। इनके बारे में देखते चलते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्रियों के अनुसार परिभाषाएं देखो, धन संबंधी परिभाषाएं। एडम स्मिथ क्या कहते थे पैसे के बारे में। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र धन से संबंधित क्या है, विज्ञान है। हम लोग सर बोलते हैं हम लोग पैसा कमा नहीं पाते, ये नहीं कर पाते, क्योंकि पता हम लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़े। मेरे को बड़ा अफसोस होता है, बचपन में मुझे लगता था, दिमाग में भर दिया गया था
कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट क्या होता है, तो मैथ्स होता है, साइंस होता है, कॉमर्स वाले गधे होते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। अब समझ में आता है कि नहीं यार, अगर किसी को पैसे वाला बनना है, उसके धन को, विज्ञान को समझना है, तो उसको कॉमर्स लेके पढ़ना चाहिए। मजाक नहीं कर रहा हूं। साइंस सर पढ़ के हमारा यूनिवर्सिटीज का हालत इतना खराब है कि आप वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। आपको बोल देगा सर नीला थोथा का क्या बता दो, केमिकल रिएक्शन, वो सर रहने दो सर, एक क्वेश्चन का नंबर मेरे को मत देना, मैं नहीं बताऊंगा। हमारे यहाँ परिस्थितियां ऐसी है, आपको पूछ देगा सर फादर ऑफ फिजिक्स कौन थे, सर बस करो। आपको पूछ देगा सर न्यूटन के 3 लॉ क्या है, तो नहीं बता सकते। तो ऐसा ज्ञान, और पढ़ भी लिए सर तो क्या फायदा हो रहा है। अगर मैं पूरा तरीके से साइंटिस्ट नहीं बन पाया, इंजीनियर नहीं बन पाया, तो बीएससी वाले सर किसी कर्म के नहीं होते, उनका ज्ञान कोई फायदा नहीं। एट द एंड लास्ट टीचर बनते हैं, उसके लिए भी अगर आपको कायदे का टीचर बनना है तो बीएड करो। बात समझ में आ रही है, ये परिस्थितियां हो गई है। तो आप अगर प्राइवेट बिजनेस में जाना चाहते हो तो आपको क्या लेके पढ़ना चाहिए, कॉमर्स। उसके अंदर वाकई में बताया गया कुछ चैप्टर है सर कि किस प्रकार का कस्टमर होता है, क्या माइंडसेट होता है, कैसे उसको टेकल किया जाता है। अगर पूरा चीजों को अगर बिजनेस में लगा लोगे ना भाई, 200% क्या करेगा, बिजनेस रन करेगा। विज्ञान होता है भाई, करते हैं। कभी आप लोग मॉल वगैरह गए हो, मॉल में देखना सर कि सेक्शन बना हुआ रहता है, बच्चों के सेक्शन में ना खिलौना चॉकलेट क्या रहेगा, नीचे रहेगा। क्यों, खिलौने चॉकलेट देखकर आकर्षित कौन होता है, बच्चा। ऊपर में टांग दोगे ना, जीवन भर खिलौना वही टंगे रहेगा, कभी नहीं बिकेगा। क्यों, बच्चा वहां देख ही नहीं पा रहा है। जब तक आप ऊपर बैग लेकर घूम रहे हो, नीचे में क्या करता है, बिटोर लेता है पूरा वैसे करके। कहां डाल लेता है, बकेट में। क्यों, उसे काम की चीजें। ज्यादातर जो मॉल में चीजें होंगी ना, आपके हाइट में होंगी, ठक 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 नीचे। बहुत नीचे वाला माल भी नहीं बिकता, बहुत ऊपर वाला माल भी नहीं बिकता है। ये सब क्या है, सब कॉमर्स की चीजें थी भाई, जो आपको कॉमर्स में सिखाई जाती हैं। सब की सब चीजें हैं, सब मेंटल गेम होता है। तो बिजनेसमैन बनना ना सर, तो कॉमर्स पढ़ना, मैथ्स पढ़े कुछ नहीं बन पाओगे। अगर बनना है मैथ्स पढ़ के, तो पूरा पढ़ो, फिर पूरा इंजीनियरिंग करो, डूब के पढ़ो, वरना तो कोई फायदा नहीं। कल्याण संबंधित परिभाषा, तो अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है, और अर्थशास्त्र कल्याण का क्या है जी, विज्ञान है। इकोनॉमिक्स क्या है, मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। भाई जो सेल्समैन होता है ना, वो आदमी देख के समझ जाता है कि सामने वाले बंदे के साथ डील हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। बात समझ में आ रहा है। अभाव सीमित साधन संबंधी परिभाषा, प्रोफेसर क्या है जी, रॉबिन्स के अनुसार यह अभाव संबंधी सीमित संसाधनों का विज्ञान है, और अर्थशास्त्र का क्या है, एक आदर्श विज्ञान है। मतलब सर सामने वाले को कैसी चीज की आवश्यकता है, अगर आप उसकी आवश्यकता के बारे में पता लगा सकते हैं, तो आप उसको कोई भी चीज बेच सकते हैं। आप उसकी आवश्यकता का पता लगा सकते हो, तो कोई भी चीज क्या कर सकते हो, उसको बेच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो खरीदना ही है भाई, उसको क्या है जी, जरूरत है। दूसरा दिया सर विकास उन्मुख परिभाषा, यह दृष्टिकोण प्रोफेसर किसका है जी, सैमुअल्सन का है। क्या हुआ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले सर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान सुनिएगा। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, दादा भाई नरोजी थे हमारे। भारत में सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय की गणना किसने की। अच्छा, आप लोग कॉमर्स वाले हो क्या, इसीलिए हंस रहे हो कि सर ऐसा कुछ समझ में नहीं आया करके। मैं एक दिन गलती से ना कॉमर्स का कोई लेक्चर देख रहा था, तो फिर मुझे भाई देखो, अपना अपना माइंडसेट है सर, अपना अपना माइंडसेट है। किसी को क्या होता है, खिचड़ी पसंद नहीं है, और कोई क्या करता है, खिचड़ी के अंदर प्रोटीन विटामिन मिनरल सब खोद लेता है। सारी प्रकार की सब्जियां सर, दाल भी है, चावल भी, दाल मतलब प्रोटीन है, चावल मतलब कार्ब्स है, सब्जियां मतलब क्या है, विटामिन है, आलू मतलब कार्बोहाइड्रेट है। मेरे लिए तो क्या है, वो सब कुछ है। अब कई कई बच्चे का मुंह बन जाता है खिचड़ी, अपनी अपनी समझ है। बात समझ में आ रही है। तो सर भारत में सर्वप्रथम क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय की गणना होती। किसने किया, तो बेटा ये एक ऐतिहासिक पुस्तक थी भारत के लिए, जो दादा भाई नरोजी ने लिखी थी। नाम था उनका पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कब लिखा गया था, 1868 में। भारत में पहली बार पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय की गणना हुई। आज भारत में पता है पर कैपिटा इनकम कितना है, लगभग एक आदमी को एक साल में 1,60,000 रुपए कमाना चाहिए। ये पर कैपिटा इनकम है। घर में अगर 10 लोग हो तो घर की टोटल इनकम कितनी होनी चाहिए, साल की 16 लाख रुपए के आसपास होनी चाहिए पर कैपिटा के हिसाब से। तो आप लोग पर कैपिटा के हिसाब से पैसा कमा रहे हो, वरना आपके हिस्से का पैसा अडानी और अंबानी कमा रहे हैं, क्योंकि वो पर कैपिटा से बहुत ज्यादा कमा रहे हैं। पर कैपिटा निकालते कैसे हैं,
पूरे भारत का पैसा बटे पूरे भारत की जनसंख्या, डिवाइड। जब डिवाइड किए तो पर हिस्से में कितना आया, लगभग अभी 1,60,000। जिस समय 1868 में दादा भाई नौरोजी ने भारत की पर कैपिटा इनकम का कैलकुलेशन किया था, तो भारत का पर कैपिटा इनकम कितना था, 20 रुपया। वो भी सर क्या था, पर एनम, एक साल का। एनम मतलब किसमें होता है जी, साल का। उस समय एक आदमी की पर कैपिटा इनकम कितनी थी पूरे एक साल की, 20 रुपए। एक साल में एक आदमी 20 रुपए कमाता था, ये थी पर कैपिटा इनकम। बात समझ में आ रही मैं क्या कह रहा हूं। तो सर इसका वर्णन किसमें किया गया था, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम क्या था, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, ठीक है। यह लेखक कौन थे, यह प्रसिद्ध पुस्तक किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। मुख्यतः इसी पुस्तक के माध्यम से भारत में सर्वप्रथम किसकी प्रति व्यक्ति आय, इसे कहा जाता था पर कैपिटा इनकम, इसकी गणना की गई थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो ये मतलब सर आपको पहला वाला जो एडम स्मिथ हो गया, उनके कथन, उनके लक्ष्य, उनकी किताबें। फिर उसके बाद जो हमारे पास बॉम्बे प्लान आया, विश्वेश्वरैया का प्लान आया, अग्रवाल प्लान आया, वो प्लान का सिमुलेशन, और उसके बाद कौन, तो दादा भाई नौरोजी। याद रहेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आदमी, इसको आपको पढ़ना ही है जी। अब सर आगे आते हैं, भारत में प्रमुख आर्थिक नीतियां एवं नियामक। ध्यान से सुनना, भारत में बहुत सारी क्या होती है, पॉलिसीज होती है, जिसको डिसाइड करने वाली अलग अलग संस्थाएं होती है। नीतियां मतलब हमारी पॉलिसी, और कौन सी पॉलिसी को डिसाइड करने वाली क्या होगी, कौन सी संस्था, ये क्या कहलाता है बेटा, तो नियामक कहलाता है। क्या कहलाता है, ये नियामक कहलाता है। बात समझ में आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में समझाता भी हूं, बताता भी हूं। ये स्लाइड्स आपके पास पूरे इकोनॉमिक का लेक्चर नंबर 1 से लेकर जितने भी 25-30 लेक्चर होंगे आपके पास होना चाहिए। मैं लिख के दे सकता हूं सर कि इकोनॉमी में जितना पढ़ाऊंगा उससे बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारे पास होती है मौद्रिक नीति, इसको बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्या बोलते हैं इसको, मॉनेटरी पॉलिसी। ये डिसाइड कौन करता है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है भाई, तो इसमें सर हमारे पास होता है CRR, SLR। बात समझ आ रहा है, एक हमारे पास कैश रिजर्व रेशियो, सैचुरेटेड लिक्विडिटी रेशियो। फिर सर यहीं पे हमारे पास होता है रेपो रेट, और उसके बाद रिवर्स रेपो रेट। भारत के अंदर महंगाई कितने परसेंट होगी, कितने परसेंट नहीं होगी, ब्याज जो लोन है वो कितने सस्ते मिलेंगे या कितने महंगे मिलेंगे, ये सब कौन डिसाइड करता है, आरबीआई। इसे ही कहा जाता है मौद्रिक नीति। कितना पैसा नोट इस साल छपेंगे, कितने रुपए के नोट जो मैक्सिमम है भारत के अंदर चलेंगे, अधिकतम कितना रुपया आदमी चुकाने की उसकी क्षमता होगी, ये डिसाइड कौन करेगा, आरबीआई। इसी को कहते हैं बेटा मौद्रिक। मौद्रिक मतलब मुद्रा से संबंधित, करेंसी से संबंधित जितनी भी नीतियां होंगी सब कौन देगा, आरबीआई। अब इसके अंदर CRR, SLR, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये 4 टॉपिक है जिनको मैं अलग से कराऊंगा, क्योंकि उसके लिए पूरी एक क्लास लगती है। यहां सिर्फ कंटेंट बता रहा हूं कि ये चीजें उसके अंदर होती हैं। अच्छा, भारत के अंदर अभी हम लोग अधिकतम कितना रुपया चुका सकते हो आप किसी को, सबसे बड़ा नोट कितने का है अभी, बस ये हमारे चुकाने की अधिकतम क्या है, सीमा है। 500 से ज्यादा रुपए में एक नोट के रूप में किसी को चुका ही नहीं सकता। इससे पहले जब नोटबंदी नहीं हुआ था तो कितना था, 2000। कितना था, 2000। अभी हमारे चुकाने की अधिकतम सीमा कितनी है, 5। बात समझ आ रही है, इसको पढ़ा जाता है विदेश व्यापार नीति, फॉरेन पॉलिसी। विदेश एवं व्यापार मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अरे भाई सिंपल सा फंड है, विदेश व्यापार मंत्रालय कौन, विदेश व्यापार कौन देखेगा, विदेश व्यापार मंत्रालय देखेगा। बात समझ में आ रही है। उसके बाद सर राजकोषीय नीति, फेशियल पॉलिसी, ये कौन देखता है बेटा, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है, देखता है। राजकोषीय या फिर फेशियल नीति क्या होती है कि भारत जो है सबका क्या होता है बेटा, अपना एक रिजर्व होता है।
उस रिजर्व में अपने को कितना पैसा रखना है, कितना पैसा डॉलर के फॉर्म पे रखना है, कितना पैसा गोल्ड के फॉर्म पे रखना है। क्यों रखा जाता है? दुनिया में जो ट्रेड होता है वो किस फॉर्म पे होता है? डॉलर में होता है कि रुपए में होता है, इंडियन रुपीज में? भाई अगर मान लो सर कि पाकिस्तान या चाइना ने भारत पे आक्रमण कर दिया, हमको मिसाइल खरीदना है, मैं गया किसके पास? अमेरिका के पास, भाई की मिसाइल विसाइल दे यार। तो मैं बोलूंगा एक काम करे, पैसे ले ले गांधी जी वाले। मैं गांधी जी वाले में नहीं लेता हूं। क्यों नहीं लेता हूं भाई? क्योंकि कल के डेट में हो सकता है मैंने गांधी जी वाले पैसे ले लिए और आप कल जब मैं वापस आपके पास आया कि भाई गांधी जी का पैसा लो, कुछ सामान दे दो, तो आप मना कर दोगे, नहीं नहीं हम वापस नहीं लेंगे। तो क्या उस नोट को मैं कहीं और चला सकता हूं क्या? नहीं। तो ऐसे में क्या होता है सर, एक यूनिवर्सल करेंसी है अमेरिकन डॉलर। मैं अगर जाता हूं रशिया के पास, भाई हथियार दे दे, तो उसको चुकाऊंगा किसमें? मैं अमेरिकन डॉलर में। कल रशिया उसी डॉलर को मेरे पास लेकर आएगा, बोलेगा भाई चावल दे दे, चावल मेरे पास नहीं है। रशिया बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं। अब वो डॉलर को लेकर क्या होगा, दुनिया के किसी भी देश के पास चले जाएगा, उसको अगर डॉलर में पेमेंट करेगा तो क्या करेगा? वो ले लेगा। लेकिन इंडियन करेंसी में पेमेंट करेगा तो लेगा क्या? नहीं यार, ये तो इंडिया लेता ही नहीं, मना कर दिया, तो कचरा लेकर मैं क्या करूंगा? तो यहां पर सर डिपेंड हो करता है कि कोई देश जो है अपने टोटल जो जीडीपी का कितना हिस्सा डॉलर के फॉर्म पे सिक्योर करके रखेगा। बात समझ में आ रही है? क्यों जरूरी होता है भाई? जरूरी इसलिए होता है कि सर इमरजेंसी के केस में वही काम देगा। फिर टोटल पैसे का कितना पैसा गोल्ड में कन्वर्ट करके रखा है, क्योंकि वो पैसा चलता तो नहीं है ना बेटा, गोल्ड चलता नहीं है सर। अगर इंडियन करेंसी में होता मार्केट में लगाते कमा लेते, गोल्ड से कमा सकते हैं क्या? नहीं। तो बहुत सारा पैसा रिजर्व करके रखना पड़ता है। तो वो डिसाइड कौन करती है सर हमारे पास? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है कितना पैसा रिजर्व में रखना, ताकि मुसीबत में क्या दे अपने को, काम दे। जितना ज्यादा हम विदेशी करेंसी को भारत के अंदर स्टोर करके रखेंगे, उतना ज्यादा हमारे पैसे की वैल्यू क्या होती है, उस करेंसी के कंपेयर में कम होती है। और जितना ज्यादा क्या करेंगे, पैसे को बहा देंगे तो रिस्क में हम आएंगे, लेकिन उस पैसे के कंपेयर फिर क्या होगा, इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। अभी देख रहे हो कंटिन्यू क्या हो रहा है, इंडियन करेंसी की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है। कंटिन्यू गिर रही कि नहीं गिर रही? कितना पहुंच गया है? 94 95 पहुंच गया, 100 के आसपास होने वाला है। तो वो देखता है। एक सर हमारे पास आता है आर्थिक सर्वेक्षण, इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे भी कौन कराता है? तो वित्त मंत्रालय कराता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री कराती है। और सर आखिरी दिया हमारे पास बजट। बजट भी कौन डिसाइड करता है हमारे पास? वित्त मंत्रालय कराता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री क्या करती है, डिसाइड करती है बजट। तो याद रहेगा सर ये मौद्रिक नीति, विदेश व्यापार नीति, राजकोषीय आर्थिक नीति और बजट। बजट जानते होंगे, आर्थिक सर्वेक्षण को इकोनॉमिक सर्वे कहते हैं, राजकोषीय नीति को फेशियल पॉलिसी, विदेश व्यापार नीति को फॉरेन पॉलिसी और मौद्रिक नीति कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। क्लियर है ये? आगे देख लेते हैं सर, हमारे पास ये लाइन कम से कम बता देता हूं, ध्यान से सुनना। इसमें दिया सर आर्थिक आकलन एवं निर्धारण संस्थाएं। ये क्या होता है भाई? तो भारत में सर क्या होता है, जैसे बेरोजगारी हो गई, हमारे यहाँ क्या होता है सर, हमारा जो नेशनल इनकम हो गया, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन, कितनी महंगाई बढ़ी, और जो चीजें हैं, गरीबी का आकलन, ये सब करने वाली संस्थाएं कौन कौन सी हैं? भारत में गरीबी का पता कौन लगाता है? बेरोजगारी का पता कौन सी संस्था लगाई, कितनी बेरोजगारी बढ़ी, कितनी घटी? फिर सर नेशनल इनकम कितना है, और उसके बाद इन्फ्लेशन कितना हो रहा है मार्केट में, ये सब कुछ पता लगाने वाले अलग अलग संस्थाएं हैं। सबका अपना अपना काम बटा हुआ है। पेपर में क्या करेगा, 4 एलिमेंट इधर है संस्था काम, और इधर क्या लिखेगा, संस्थाओं के नाम, ऊपर नीचे कर देगा, बोलेगा सर मैचिंग करो, कौन सी संस्था कौन सा काम करती है। बात समझ में आ रही है? तो भारतीय राष्ट्रीय आय की गणना कब से स्टार्ट होती है सर? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। आपको पता है ना कि हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर होता है कब से कब तक का होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है। सबसे पहला भारत में पॉवर्टी मतलब गरीबी, ये कौन देखता है बेटा? NITI, नीति आयोग। कौन देखेगा? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। आज तो खैर पढ़ लो, कल से ना ये शॉर्ट फॉर्म क्या करोगे, आप लोग कॉपी में मेजर भी करोगे। नहीं करते हो ना तो फिर आप लोग का फोकस क्या होता है, आउट होता है। मेजर करते रहोगे ना तो 1-1.5 घंटा क्या रहोगे, फोकस में रहोगे। तो गरीबी का आकलन कौन करेगा जी? नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग करता है। उसके बाद सर बेरोजगारी का निर्धारण कि हमारे यहाँ कितना अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट कौन देखता है बेटा? NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आप हो ना इंग्लिश मीडियम वाले इधर जी, ठीक है? तो याद रहेगा कि लिखना पड़ेगा इसको। तो आज तो बेटा याद कर लो, कल से लिखना पड़ेगा, है ना? क्योंकि कुछ कुछ चीजें होंगी जो अपने को देखना होगा, वहां डायरेक्ट नहीं मिलेगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय प्रतिदर्शी सर्वेक्षण संस्थान, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, याद रहेगा। उसके बाद राष्ट्रीय आय की गणना, नेशनल इनकम, भारत जो है एक साल में टोटल कितना पैसा कमाया, इसको निकालने वाला कौन है बेटा? CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन। क्या होगा? सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। भारत ने टोटल कितना पैसा कमाया एक साल में, उसे कहा जाता है नेशनल इनकम, और इसको पता करने वाला कौन होता है? CSO, याद रहेगा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद सर आती है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति का मतलब होता है इन्फ्लेशन, महंगाई, कि भारत में महंगाई इस साल कितने प्रतिशत की रही, इसका निर्धारण भी कौन करता है? CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये नोट? वर्तमान में CSO और NSSO का विलय करके क्या बना दिया गया है? नेशनल, NSO, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। तो सर ये तो बड़ा अच्छा हो गया है। क्या हो गया है कि बेरोजगारी, नेशनल इनकम और महंगाई, अब ये सब कौन देखेगा? तो NSO का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन मर्ज हो गया है? CSO और NSSO, बेरोजगारी, महंगाई और राष्ट्रीय आय। एक कौन देखेगा? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। बच गया सर एक सा, कौन सा हमारे पास? गरीबी कौन देखता है? नीति आयोग। ये इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? तो देखो, भारत के अंदर प्रत्येक वर्ष वस्तुओं की कीमत कितने प्रतिशत से बढ़ रही है, यह बताया जाता है इन्फ्लेशन में। इसका फायदा नुकसान क्या है? तो ध्यान से समझना कि सर मेरे पास मान लो कि 1,00,000 रुपए था, बैंक मेरे को वादा किया कि भाई मैं तेरे को क्या देता हूं? 6% का ब्याज देता हूं। मैं आज स्कूटी लेने जा रहा था, स्कूटी कितने की आ रही थी? 1,00,000 रुपए की आ रही थी। पर दिक्कत क्या हुआ ना सर, एक मिनट में इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है सर, क्योंकि काम हो चुका है, इसको मैं बंद कर